हेलो फ्रेंड्स, के ड्रामा ट्राइब में आपका फिर से स्वागत है। आज की वेब सीरीज 2024 की एक धमाकेदार की ड्रामा है अ शॉप फॉर किलर, जिसकी IMDb रेटिंग 8.1 है। इस ड्रामा को हमने 2 पार्ट्स में निकाला है। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरीज की शुरुआत होती है किसी गांव से, जहां हमें एक टूटा हुआ मकान नजर आता है। कुछ लोग हाथों में बंदूक लिए एक खेत से बाहर आ रहे हैं। पास ही में एक स्नाइपर वैन के अंदर से उस मकान पर निशाना लगाए बैठा है। वो टिगर दबाता है, मगर गोली मकान के अंदर मौजूद लड़की को छू कर निकल जाती है। वो लड़की डर के मारे खिड़की के बगल में छिप जाती है। बुलेट जाकर मकान के दीवार पर टंगे एक फैमिली फोटो पर लगी और वो टूट कर नीचे गिर जाता है। मकान में हमें उस लड़की के अलावा एक जख्मी औरत और एक बेहोश लड़का दिखाई देता है। उस लड़की का नाम जियान है। वो फ्लोर पर पड़ी गन उठाने आगे बढ़ती है, पर बाहर बैठा स्नाइपर गन के आसपास गोलियों की बौछार कर देता है, जिससे वो गन को हाथ नहीं लगा पाती। तभी उसे कुछ याद आता है। एक दिन जब वो अपने अंकल के साथ एक्शन मूवी देख रही थी, तब उसमें भी कुछ ऐसा ही सीन था। जियान ने अपने अंकल जिनमैन से कहा, ये कैसा शूटर है, इसका कोई निशाना सही लगता ही नहीं। तब उसके अंकल ने बताया था कि कोई चाहे कितना भी अच्छा शूटर क्यों ना हो, उसका एक ब्लाइंड स्पॉट जरूर होता है, यानी कि उसके कुछ निशाने चूकना बहुत आम बात है। और जियान उस स्नाइपर का ब्लाइंड स्पॉट चेक करने का सोचती है। वो टूटे शीशे का टुकड़ा उठाकर उसे एक झाड़ू से बांधकर खिड़की के आगे कर देती है। उसी समय वो बेहोश लड़का भी होश में आ जाता है और वो जख्मी औरत भी बड़ी हैरानी से जियान की तरफ देखने लगती है। कुछ देर बाद जियान समझ जाती है कि स्नाइपर का ब्लाइंड स्पॉट दरवाजे के ऊपर है। वो खिड़की के बगल में रखे फ्रिज के ऊपर चढ़ जाती है और खिड़की के दूसरी तरफ रखे सोफे पर छलांग लगाती है। इसके बाद वो सोफा उठाकर उसके नीचे रखी बंदूक निकालती है। सीरीज फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। पुलिस स्टेशन में एक लड़का ये शिकायत लेकर आया होता है कि जियान ने उसे पीटा है। अब पुलिस CCTV के थ्रू पता लगाती है कि दरअसल वो लड़का लेडीज टॉयलेट में किसी लड़की का पीछा करते हुए घुस गया था। इसी वजह से जियान ने उसकी पिटाई की थी। पुलिस जियान को समझाती है कि तुम्हें उस लड़के को बचाने के लिए ऐसा किया, मगर तुम्हें इस तरह कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। उसके बाद जियान अपने अंकल जिनमैन को कॉल करती है ताकि वो उसे लेने आ सके, मगर उसके अंकल का फोन कोई पुलिस वाला उठाता है और उसे बताता है कि जिनमैन मर चुका है। अपने अंकल की मौत की खबर सुनकर जियान के होश उड़ जाते हैं। पुलिस स्टेशन से अंकल के घर जाते वक्त जियान को याद आता है कि उसके अंकल ने उसके घर की खिड़कियों पर सिक्योरिटी ग्लासेस लगाए थे और वो उसके लिए बुलेट प्रूफ अलमारी भी लाए थे, जिस पर जियान ने कहा था कि उसके पास इतने पैसे नहीं जो उसे ये बुलेट प्रूफ अलमारी की जरूरत पड़े। तब अंकल ने उसे बताया था कि अगर किसी दिन किसी ने गोलियों की बरसात की तो तुम्हें यह अलमारी छिपने के काम आएगी। उस वक्त तो जियान ने अपने अंकल की बात को हंसी में उड़ा दिया था। फिर जियान ने उन्हें बताया कि मैं जिसके लिए पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, उसने एक दिन मेरी सैलरी से पैसे काट लिए थे। अगले दिन किसी ने उसकी जमकर पिटाई की। उस दिन के बाद से उसने ना तो मेरी ना ही किसी और एम्प्लॉय की सैलरी काटी। जिनमैन कहता है कि वो मैं ही था जिसने तुम्हारे बॉस की पिटाई की। जियान अंकल की इस बात पर यकीन नहीं करती। इसके बाद जिनमैन जियान का आइडेंटिटी कार्ड लेता है और उसे कहता है कि तुम अपने इस ID नंबर को हमेशा याद रखना। ये शायद आखिरी बात थी जो जिनमैन ने जियान से कही थी। प्रेजेंट में जो टैक्सी ड्राइवर जियान को पुलिस स्टेशन से लेकर जा रहा था, वो उसे कहता है कि वो उसके अंकल के बचपन के दोस्त हैं और वो उसके फ्यूनरल का सारा खर्च उठाएंगे। जियान जब अपने अंकल की बॉडी को आइडेंटिफाई करने जाती है तो उसे उनकी गर्दन पर एक कट नजर आता है। अंकल के घर से कोई सबूत न मिलने पर पुलिस उनकी मौत को खुदकुशी का नाम दे देती है। जियान को समझ नहीं आता कि आखिर उसके अंकल के गर्दन पे वो निशान कैसा था। उसी अंकल के पैर पर मर्थ हेल्प नाम का एक टैटू भी दिखाई देता है। फिर जब जियान अंकल के घर बैठी होती है, तभी वहाँ जोंगमैन नाम का लड़का आता है। जोंगमैन और जियान एक दूसरे को बचपन से जानते थे। वो कंप्यूटर स्टूडेंट था, इसीलिए वो जिनमैन की पुरानी फोटोज को क्रॉप कर उसे फ्यूनरल के लिए प्रिंट करवाने में मदद करता है। जोंगमैन उसके अंकल के लिए पार्ट टाइम काम भी किया करता था। यहाँ तक अंकल ने मरने से पहले आखिरी बार जोंगमैन से ही बात की थी। वो जियान से कहता है कि मैं घर का बाथरूम साफ कर देता हूँ, क्योंकि अंकल की बॉडी वहीं पड़ी मिली थी। फ्यूनरल के दौरान जिनमैन के कुछ दोस्त भी आए थे। जियान को 2 ट्विन ब्रदर्स नजर आते हैं जो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे। उसे बाहर कोई अनजान शख्स भी दिखाई देता है जो सिगरेट पी रहा था।
यहाँ बाथरूम की सफाई करते वक्त जोंगमैन को अंकल का फोन मिलता है। फ्यूनरल में आए कुछ लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि जिनमैन का हार्डवेयर का बिजनेस तो कुछ खास नहीं चल रहा था। उन लोगों में ये भी अफवाह थी कि जिनमैन शायद एक गैंगस्टर या जासूस था। जिनमैन का वो टैक्सी ड्राइवर दोस्त उनकी बातें सुन उन्हें याद दिलाता है कि जिनमैन ने कभी न कभी उन सब की हेल्प की है, तो वो लोग उसके बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। ये सुनकर वो लोग चुप हो जाते हैं। फ्यूनरल के बाद जियान अंकल को याद करके फूट फूट कर रोने लगती है। वो जोंगमैन को वहीं रुकने को कहती है। जब जियान शांत हो जाती है तब जोंगमैन उसे वो फ़ोन दिखाता है जो उसे अंकल के बाथरूम से मिला था। उस फ़ोन का मॉडल बेहद पुराना था। जियान जैसे ही फ़ोन को अपने हाथ में लेती है उस पर किसी का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा है, आपके अकाउंट में 70 मिलियन वॉन क्रेडिट हुए हैं। दूसरा मैसेज पढ़ने पर जियान को पता लगता है कि अंकल के अकाउंट में 18 बिलियन वॉन बैलेंस पड़ा है। जियान हैरान हो जाती है कि आखिर हार्डवेयर के बिजनेस से उसके अंकल ने इतने पैसे कैसे कमा लिए। जोंगमैन जियान को अंकल की हार्डवेयर की वेबसाइट दिखाता है जो उसी ने उनके लिए डिजाइन की थी। जल्द उन दोनों को पता लगता है कि वो वेबसाइट सिर्फ दिखावे के लिए थी। उसके पीछे कोई और ही वेबसाइट बनी हुई है जिसका नाम था मर्द हेल्प, जहां इलीगल तरीके से हथियारों की तस्करी की जाती थी। अगले ही पल वेबसाइट पर उस आदमी का मैसेज आता है जिसने जिनमैन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे। जियान रिप्लाई करती है कि अब यह शॉप बंद हो चुकी है। इस पे सामने से मैसेज आता है कि मैं जानता हूँ जिनमैन मर चुका है और अब तुम्हारी बारी है। ये पढ़ते ही जोंगमैन झट से वो वेबसाइट क्लोज कर देता है। वो जियान से कहता है कि हमें इस बारे में पुलिस को खबर देनी चाहिए। उतने में इंटरकॉम की रिंग बजती है। कॉल रिसीव करने पर जियान को दरवाजे पर एक औरत नजर आती है जिसका नाम सुमन था। सुमन अपने आप को जिनमैन की चाइनीज टीचर बताती है। सुमन के बैग में हमें गन दिखाई देता है। वो आदमी अब जियान को फिर से टेक्स्ट करके कहता है, ध्यान रहे तुम किसी और के हाथों मत मर जाना, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। इधर सोमन घर में घुसने की हर कोशिश कर रही थी। तभी जियान को उसके घर की तरफ कुछ ड्रोन्स बढ़ते हुए दिखाई दिए। जियान को फिर से कुछ याद आ जाता है। जब वो 7 साल की थी तब वो अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही थी। जिनमैन पूरे 8 साल गायब रहने के बाद अपने घर वापस लौटा था। उसी दिन जियान पहली बार जिनमैन यानी अपने अंकल से मिली थी। प्रेजेंट में हम सोमन को जिनमैन के घर की तरफ ड्रोन्स छोड़ते देखते हैं। इसके बाद वो गन से घर की तरफ निशाना लगाकर खड़ी हो जाती है। सीरीज फिर से फ्लैशबैक में जाती है। जियान की दादी के फ्यूनरल के दौरान जिनमैन ने जियान के डैड यानी अपने बड़े भाई से कहा था कि कुछ गड़बड़ लग रहा है। जियान के डैड ने उससे कहा, हमारी माँ बुढ़ापे की वजह से गुजरी है, इसमें गड़बड़ी की क्या बात है। जिनमैन की माँ पिछले कई सालों से बीमार थी, मगर क्योंकि वो 8 साल से घर से दूर रहा, उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। दोनों भाइयों में इस बात को लेकर बहस होने लगी। उधर नन्ही जियान भी कुछ गिरा देती है। माहौल को ठंडा करने के लिए जियान की माँ जिनमैन से कहती है कि तुम जियान को लेकर घर चले जाओ। जिनमैन और जियान के जाते ही एक आदमी फ्यूनरल में आता है। वो जियान के पेरेंट्स से कहता है कि मैं जिनमैन का दोस्त हूँ। यहाँ हमें पता लगता है कि ये वही स्नाइपर था जो इस वक्त जिनमैन के घर के बाहर जियान पर निशाना लगाए बैठा था। हालांकि वो अपने आप को जिनमैन का पुराना दोस्त बताता है, पर उसके हाव भाव कुछ और ही बता रहे थे। इधर घर पर जियान अपने अंकल से मौत के बारे में पूछती है। जियान के अंकल उसे कहते हैं कि हम सभी को एक दिन मरना है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तभी जिनमैन को किसी का कॉल आता है। वो जियान से कहता है कि मुझे फ्यूनरल हॉल जाना होगा, तुम यहीं रहना, ठीक है? मेरा फ्रेंड तुम्हें लेने आएगा। तुम तभी दरवाजा खोलना अगर वो तुम्हारी पहेली का सही जवाब दे पाए। फिर जियान एक पहेली चुनती है। जिनमैन के जाने की कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी आया। जियान उससे पहेली का जवाब पूछती है, पर वो बिना जवाब दिए ही घर के अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो घर में घुस पाता, उस आदमी को बाहर की तरफ कोई खींच लेता है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। कुछ देर बाद वो दूसरा आदमी आकर जियान को पहेली का सही जवाब बताता है। क्योंकि जिनमैन का दोस्त गूंगा था, वो पहेली का जवाब जियान को टाइप करके दिखाता है। उसी वक्त उन्हें कुछ और लोगों के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो जियान से टाइप करके कहता है कि तुम अंदर ही रहना, मैं अभी आया। बाहर से मारपीट की आवाज आने लगती है। इस बीच जियान दरवाजे के बीच से बाहर देखती है। उसे वो स्नाइपर जिनमैन के फ्रेंड का हाथ
काटते हुए नजर आता है। इसके तुरंत बाद स्नाइपर और उसका साथी जियान के रूम में घुस जाते हैं, पर जियान खिड़की से कूदकर बाहर लटक जाती है। स्नाइपर चिकनी चुपड़ी बातें कर अपना हाथ जियान की तरफ आगे बढ़ाता है, पर जियान हाथ छोड़कर नीचे कूद जाती है और सीधा जाकर वहां रखे कबाड़ के सोफे पर गिरती है। जियान जैसे ही रोड क्रॉस करने लगी, वो एक ट्रक के सामने आ जाती है। जियान के आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा होने की वजह से स्नाइपर और उसका साथी उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाते। अगली सीन में जियान की आंख हॉस्पिटल के बेड पर खुलती है। वो 2 पुलिस वालों को बात करते सुनती है कि उसके पेरेंट्स का मर्डर हो चुका है। पुलिस वाले कहते हैं कि इस लड़की का एक अंकल भी है जो कई सालों से लापता है। रात को जियान को सपने में एक भेड़िया अपने मुंह में इंसान का हाथ लिए नजर आता है। वो डर कर उठ जाती है। स्नाइपर का आदमी जियान के रूम में छिपा हुआ होता है। जियान को जैसे ही इस बात का एहसास होता है, वो वहां से भाग निकलती है। भागते भागते वो मुर्दा घर में रखी एक डेड बॉडी के बगल में जाकर लेट जाती है, जो उसकी मरी हुई माँ की थी। वो आदमी उस तक पहुंचने ही वाला होता है कि जिनमैन वहां आ जाता है। जियान को गोली चलाने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद अंकल जिनमैन उसे मुर्दा घर के लॉकर से निकालकर अपने साथ ले जाते हैं। 1 महीने बाद जिनमैन जियान को अपने गांव वाले घर ले जाता है, जहां वो इतने सालों से रह रहा था। जियान अपना सामान ले जाते हुए गिर जाती है। जिनमैन उसे कहता है, मैं बस तुम्हें अपने साथ रख सकता हूँ, मगर तुम्हारे पेरेंट्स की जगह नहीं ले सकता, इसीलिए आज से तुम्हें खुद ही अपना ख्याल रखना होगा। जब जियान सो रही है तो जिनमैन को याद आता है कि डॉक्टर ने उसे कहा था जियान को मेमोरी लॉस की बीमारी है। वो इन सब का जिम्मेदार अपने आप को ठहराता है। जियान की स्कूल टीचर ने उसे कहा था कि जियान बाकी बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाती। सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो बोल नहीं सकती। जोंगमैन उन बच्चों को ऐसा करने से रोकता है। एक दिन स्कूल के बाद जियान बारिश में भीगते हुए घर जाने लगी। जिनमैन ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं रुकी। ये देख जिनमैन उसे अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। ऐसा करते करते जियान अकेले स्कूल आना जाना सीख जाती है। वो दोनों स्टिकी नोट्स के जरिए एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। जिनमैन जियान के टीचर से कहता है कि उसे खुद ही वापस बोलना सीखना होगा। फिर एक दिन कुछ बच्चे जियान को स्कूल के बेसमेंट में लॉक कर देते हैं। रात होते ही उसे फिर से वही भेड़िया मुंह में कटा हुआ हाथ लिए नजर आता है। वो डर के मारे चीखने लगती है। जोर जोर से चीखने की वजह से उसकी खोई हुई आवाज वापस लौट आती है। फिर वो चिल्ला चिल्ला कर अपने अंकल को बुलाती है। तभी जिनमैन आकर उसे वहां से बाहर निकालता है। जियान अपने अंकल को हग कर लेती है और अपने अंदर दबा हुआ सारा गुस्सा उस पर निकाल देती है। कहती है, आप उस दिन मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे। जिनमैन जियान से सॉरी कहता है। फिर घर जाकर जिनमैन डिनर बनाता है और दोनों साथ मिलकर डिनर करते हैं। प्रेजेंट में जियान सुमेन से कहती है कि घर के अंदर आने की कोशिश मत करो क्योंकि मेरे अंकल अब लौट कर वापस नहीं आने वाले। सुमेन हंसकर चाइनीज में कहती है, तुम्हारे अंकल ने मुझसे कहा था कि मेरी भांजी बहुत स्मार्ट है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। जियान भी चाइनीज में जवाब देते हुए सुमेन से कहती है, मेरे अंकल कभी मेरे बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते। ये सुन सुमेन वहां से चली जाती है। फिर जिनमैन के फोन पर एक और मैसेज आता है। उसमें लिखा था, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब जोंगमैन जियान को अंदर बुलाकर कहता है कि उसने मर्थ हेल्प की वेबसाइट को हैक कर लिया है। वेबसाइट के कुछ रूल्स बने हुए थे। उसके मेंबर्स को कुछ कोड्स दिए जाते, वही मेंबर्स चीजें खरीद या बेच पाते जिनके पास वो कोड्स होते। कोड रेड उन लोगों के लिए था जो लोगों का मर्डर करते थे। कोड पर्पल जासूसों के लिए था। येलो क्लीनिंग स्टाफ के लिए था। और आखिरी कोड था कोड ग्रीन। कोई भी कोड वाले मेंबर कोड ग्रीन पर अटैक नहीं कर सकते, और अगर कोई कोड ग्रीन पर अटैक करने की कोशिश करे तो सभी को मिलकर उसे प्रोटेक्ट करना होगा। कोड ग्रीन मर्थ हेल्प वेबसाइट के ऑपरेटर का कोड था, जो थे जियान और जिनमैन। जियान इन सब बातों को हजम नहीं कर पा रही थी। उसी वक्त घर पर कोई ब्लास्ट कर देता है। बाहर आकर जियान देखती है कि घर के आगे की दीवार पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी है। 2 ड्रोन घर के अंदर घुसने को रेडी थे। वो ड्रोन घर की विंडो पर अटैक कर देते हैं, मगर वो उसे तोड़ नहीं पाते। जियान जोंगमैन का हाथ पकड़कर पीछे के दरवाजे से घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उस दरवाजे के बाहर भी एक ड्रोन उड़ रहा होता है। दोनों फिर घर के अंदर चले जाते हैं और मेटल डोर बंद कर देते हैं। तभी दोनों का ध्यान इस बात पर जाता है कि जिनमैन ने घर पर सेफ्टी का काफी तगड़ा बंदोबस्त कर रखा है।
अचानक सभी ड्रोन विंडो में लगे ब्लैक डिवाइस पर शूट करना शुरू कर देते हैं, जिससे कुछ ही देर में विंडो के ग्लास टूट जाते हैं। अब जियान और जोंगमैन दोनों रेंगते हुए अलग अलग कमरों में चले जाते हैं। जोंगमैन को अपने सामने एक बुलेट प्रूफ अलमारी नजर आती है। वो उसके अंदर जाकर छिप जाता है। ड्रोन पहले तो अलमारी पर गोलियों की भरमार कर देता है, पर अलमारी का दरवाजा ना खुलने पर वो उस पर लगे छोटे छोटे ब्लैक डिवाइसेस को अटैक करता है, जिससे अलमारी का दरवाजा टूट जाता है। ड्रोन जोंगमैन को मारने ही वाला होता है कि जियान आकर अपनी गुलेल की मदद से उसे डैमेज कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ आदमियों पर जो आग के सामने बैठकर अपना हाथ सेक रहे हैं। तभी उनका लीडर किम वहां आता है। किम छुरी लेकर अपना हाथ काट देता है और अंदर से एक छोटी सी चिप निकालता है। फिर वो कहता है कि उसे उन कोड्स की जरूरत नहीं और उस चिप को आग में फेंक देता है। तभी वो स्नाइपर भी वहां पहुंचता है। उस स्नाइपर का नाम था सोंजू। सोंजू उन आदमियों से कहता है कि जो भी जिनमैन की भतीजी को किडनैप करेगा या उसे मारेगा, उसे बोनस मिलेगा। इसके बाद वो सभी वैन में बैठकर जियान के घर की तरफ बढ़ते हैं। फिर कहानी फ्लैशबैक पे चली जाती है। जब जियान 17 साल की थी, उसने स्कूल से आकर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर को घर के सामने काम करते देखा। वो सोच रही थी कि जब घर की हालत बिल्कुल ठीक है तो फिर अंकल आखिर घर की मरम्मत क्यों करवा रहे हैं। घर में चल रहे काम के कारण उन्हें 2 हफ्ते कहीं और रहना पड़ता है। जिनमैन इस मौके का फायदा उठाकर जियान को हाइक पर ले जाता है। हाइकिंग के दौरान जिनमैन के पैर में चोट लग जाती है। इतना ही नहीं, उसे तेज बुखार भी हो जाता है। उसके फोन पे सिग्नल भी नहीं आ रहा था। जिनमैन जियान को मैप देकर कहता है कि यही पास में एक इमरजेंसी शेल्टर है, तुम वहां जाकर इमरजेंसी फोन ले आओ। वो उसे गुलेल भी देता है ताकि जियान अपने आप को जंगली सुअरों से बचा सके। फिर वो जियान से कहता है कि अगर तुम्हें लगे कि तुम किसी मुसीबत में फंसी हो तो 3 बार मेरा नाम पुकारना, जैसे तुमने स्कूल बेसमेंट से पुकारा था। जियान के जाते ही जिनमैन पासे नाम के आदमी को कॉल करता है और उसे कहता है जियान यहाँ से निकल चुकी है, हमें उसी पर फैसला छोड़ देना चाहिए। जियान सिर्फ बीमार होने का नाटक कर रहा था। वो गुफा के अंदर जाकर वहां रखी राइफल उठाता है। यहाँ जियान इमरजेंसी शेल्टर पहुंच जाती है। वो जैसे ही शेल्टर का दरवाजा खोलती है, उसे कुछ कुत्ते मांस के टुकड़े के लिए लड़ते नजर आते हैं। वो मांस का टुकड़ा किसी इंसान का कटा हुआ हाथ था। वो हाथ बिल्कुल उसी हाथ की तरह था जो बचपन में अक्सर जियान को सपनों में दिखा करता था। वो डर के मारे वहीं गिर जाती है। इसके बाद वो कुत्ते उस पर अटैक करने दौड़ते हैं। जियान अपनी गुलेल निकालकर उन्हें मारती है। उनमें से एक कुत्ता जियान के हाथ पर काट लेता है। फिर जियान एक एक कर सभी कुत्तों को गुलेल से मारने लगती है। इतने में जिनमैन वहां आ जाता है और अपनी गन से हवा में शूट कर देता है। फायरिंग की तेज आवाज से सभी कुत्ते वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। इसके बाद जिनमैन कार चलाकर जियान को घर ले आता है। जियान को हैरानी होती है कि आखिर इतनी तेज बुखार में और टूटी हुई टांग के साथ जिनमैन इतनी आसानी से कार कैसे चला रहा है। जिनमैन कहता है कि अब उसे काफी बेहतर फील हो रहा है। जियान उससे नाराज होती है क्योंकि उसने उसे गुलेल दी थी जबकि अपने पास गन रख ली थी, जिसपे वो उसे कहता है तुम्हें गन चलाना कहाँ आता है। फिर कुछ दिनों बाद जब जियान अपने घर के बाहर गुलेल से खेल रही होती है तो जिनमैन उसे गन चलाना सिखाता है। प्रेजेंट में जियान उस ड्रोन को तोड़ देती है जो जोंगमैन पर अटैक करने वाला था। वो दोनों बुलेट प्रूफ अलमारी के दरवाजा लेकर बाहर लिविंग रूम में आ जाते हैं। वहां एक और ड्रोन उन पर शूट करने लगता है। जियान की गुलेल भी उसके सामने फेल हो जाती है। ड्रोन एक बार फिर बुलेट प्रूफ डोर में लगे ब्लैक डिवाइस पर शूट करता है और उसे तोड़ देता है। फिर वो जियान और जोंगमैन पर शूट करने ही वाला था कि सोमैन घर के बाहर आकर सभी ड्रोन्स को एक एक करके शूट करके डैमेज कर देती है। इसके बाद सोमैन घर में घुसकर जोंगमैन से पूछती है कि तुम कौन हो। जोंगमैन कहता है कि मैं जिनमैन का दोस्त हूँ। ये सुनते ही सोमैन उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। जियान बाहर आकर अपनी गुलेल सोमैन की तरफ खींच लेती है जबकि सोमैन उसके सामने गन लिए खड़ी होती है। दोनों में हाथापाई हो जाती है पर तभी बाहर से स्नाइपर गोली चलाता है, जिसके बाद दोनों अलग अलग कोनों में जाकर बैठ जाते हैं। सोमैन जियान से कहती है कि मैं यहाँ तुम्हें बचाने आई हूँ। मैं तुम्हारे और तुम्हारे अंकल के बीच हुई सारी बातें जानती हूँ। तुम्हारे अंकल ने तुमसे कहा था कि मुसीबत के वक्त 3 बार मेरा नाम पुकारना। वो ये भी जानती है कि सभी कोड मेंबर्स के हाथ में चिप लगी हुई है। जियान ग्रीन कोड की मेंबर है, यानी बाकी कोड्स वाले मेंबर्स को उसे प्रोटेक्ट करना होगा।
यहाँ तक जियान ये भी कहती है कि मुझे पता है पिछले 10 सालों में तुमने सिर्फ 3 बार जिनमैन का नाम पुकारा है। एक बार बचपन में जब उसे किसी लड़की ने बुली किया था, कॉलेज में जब किसी ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी, और हाल ही में जब किसी दुकानदार ने उसके साथ धोखा किया था। इन तीनों बार जब जियान ने जिनमैन का नाम पुकारा था, तब सभी कोर्ट्स वाले मेंबर्स को उसका मैसेज पहुंचता था और उन्हें जियान की हेल्प करने आना पड़ता था। यहाँ गांव के पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम पर अनाउंसमेंट हो रही थी कि आर्मी वाले खेतों में शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। दरअसल ये एक नकली अनाउंसमेंट थी जिसे सोंजो ने चलवाया था ताकि कोई भी जियान को बचाने न आ सके। मिस्टर किम के आदमी अटैक की तैयारी करते हैं, फिर सोंजो से कहते हैं कि हम सब रेडी हैं। इधर सोमेन घर के फ्लोर पर स्मोक बॉम्ब फेंक देती है जिससे धुआं फैल जाता है और सोंजो का विजन ब्लर हो जाता है। सोंजो तुरंत किसी को कॉल करके ड्रोन से धुआं हटाने को कहता है। सोमेन ड्रोन को शूट कर गिरा देती है, पर इस दौरान सोंजो उस पर शूट कर देता है। गोली जाकर उसके बाजू पर लगती है और वो एक कोने में जाकर गिरती है। मिस्टर किम सोंजो से कहता है कि सोमेन के साथ लड़ने के वो ज्यादा पैसे लेगा। उसके पास कोड रेड और पर्पल दोनों है। सोंजो कहता है मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद सीरीज की पहली सीन की शुरुआत होती है जब जियान झाड़ू में मिरर लगाकर खिड़की की तरफ करती है। जियान फ्रिज से सोफे पर छलांग लगाकर उसके नीचे पड़ी राइफल निकालती है। वो सोंजो को शूट करती है, पर राइफल के रिबाउंड से वो खुद ही पीछे खिसक कर गिर जाती है। जख्मी सोमेन उसे उठने में मदद करती है। जोंगमैन भी बेहोशी से जाग जाता है। जिनमैन के घर को मिस्टर किम और सोंजो के आदमियों ने घेर रखा था। इसके बाद सोमेन घर में घुसने की कोशिश कर रहे एक आदमी को गोली मारकर उड़ा देती है। फिर वह जोंगमैन और जियान से कहती है तुम लोग जिनमैन के लॉकर रूम में चले जाओ। लॉकर रूम का पासवर्ड जियान के स्कूल आईडी कार्ड का नंबर था। जियान का फेस स्कैन होते ही लिफ्ट उन्हें सीधा नीचे बड़े से स्टोर रूम पर पहुंचा देती है जिसमें ढेर सारी गन्स रखी हुई थी। उन दोनों को लगता है कि वो अब सुरक्षित है, पर तभी मास्क पहने एक आदमी उनके सामने आ जाता है। वो उन्हें गन दिखाकर कहता है मेरा नाम ब्रदर है और मैं जियान को जानता हूँ। इस तरफ मिस्टर किम के कुछ आदमी घर के वेयरहाउस में घुस जाते हैं। सोमेन ऊपर छिपकर उन सबको देख रही होती है। फिर हमें वेयरहाउस के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वेयरहाउस के अंदर से लगातार गोलियों की आवाज सुनाई देती है। अगले सीन में हमें कोर्ट रूम नजर आता है। लॉयर जिनमैन से पूछ रही है क्या तुमने गुनहगार को सच में लोगों को मारते हुए देखा है। वो गुनहगार जिनमैन की तरफ देखता है। जिनमैन चुप्पी लगाए बैठे रहता है। फिर सीन उस वक्त पर शिफ्ट होता है जब जिनमैन जियान को फ्यूनरल से घर ले आया था। तब उसे जूनियर नाम के एक आदमी ने कॉल करके कहा था कि बाले अब भी जिंदा है और सोंजो के साथ मिलकर जियान की जान लेने की सोच रहा है। जिनमैन हॉस्पिटल जाते वक्त अपने भैया भाभी को कॉल करता है, मगर दोनों में से कोई भी उसका कॉल रिसीव नहीं करते। कार चलाते वक्त टनल में एक औरत आकर उससे फोन मांगती है। जियान उसकी हेल्प करने के लिए कार रोकता है। तभी एक ट्रक आकर उसकी कार से टकरा जाती है। फिर कुछ लोग उसकी कार पर फायरिंग करने लगते हैं। ये सारा जाल बाले ने बिछाया होता है। प्रेजेंट में सोंजो के आदमी जिनमैन के वेयरहाउस में उथल पुथल मचा रहे थे। अचानक वेयरहाउस की लाइट चली जाती है। सोमेन अंधेरे में एक एक करके सबको रास्ते से हटा देती है। वो सिर्फ उसके लीडर किम को जिंदा छोड़ती है। हालांकि मिस्टर किम और सोमेन के बीच झड़प होती है, पर सोमेन आखिरकार उसे भी मार डालती है। यह स्टोर रूम में ब्रदर जियान की तरफ हथकड़ी फेंक कर उसे कहता है कि इसे जोंगमैन के हाथों में पहना दो। जियान ऐसा करने का नाटक करती है और फिर ब्रदर को घुमाकर एक किक मारती है। जियान जैसे तैसे ब्रदर को बेहोश कर देती है और फिर उसका मास्क उतारती है। फिर हमें महज कुछ सालों पहले की फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जियान जून नाम के लड़के को डेट कर रही थी। एक दिन जून उसे घर ड्रॉप कर किस करने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, जिनमैन और पासिन वहां आ जाते हैं। दोनों उस लड़के से उसके बाइक का लाइसेंस मांगते हैं। फिर पासिन उसे लेकर वहां से चला जाता है। इस बात से जियान को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद हम जियान को किसी रेस्टोरेंट में जॉब करते हुए देखते हैं। कुछ लड़के जियान और उसके अंकल के बारे में गलत कमेंट पास कर रहे थे। तभी जून भी वहां आता है, पर जियान को वहां देख वो फिर से चला जाता है। इस बात से जियान और गुस्सा हो जाती है। वो घर जाकर जिनमैन से कहती है कि आपको मेरे आसपास के लोगों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। जिनमैन कहता है मैंने जो किया सही किया। तुम्हारा टीचर लड़कियों के साथ गलत बिहेव करने के चक्कर में अरेस्ट हो चुका था, इसीलिए मैंने उसे धमकाया था। रही बात जून की, तो वो अभी नाबालिग है पर स्मोक करता है, यहाँ तक कि वो बिना लाइसेंस और हेलमेट के बाइक चलाता है।
जियान कहती है कि मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहती, मैं जॉब करके खुद के पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। जिनमैन उससे कहता है कि मैं तुम्हें अकेले रहने की परमिशन दे दूंगा अगर तुम एक बार मेरे फेस पर पंच मारोगी। जियान को लगता है कि उसके अंकल मजाक कर रहे हैं। फिर जियान उनसे पूछती है कि क्या मेरे पेरेंट्स सच में एक्सीडेंट में मारे गए थे। जिनमैन इस बात का कोई जवाब नहीं देता। जियान गुस्से में उसे पंच मारने उठती है, पर वो अपने आप को ही चोट लगवा देती है। कुछ समय बाद पासिन जियान को वेयरहाउस में रखी जेसीबी चलाना सिखाता है। जियान जेसीबी से फिर से अपने अंकल को मारने की कोशिश करती है, पर जिनमैन बच जाता है। पासिन जियान से कहता है कि वो अपने अंकल से पंगे लेना छोड़ दे, और जिनमैन के कहने पर वो उसे बेहोश कर देता है। जब जियान को होश आता है तो वो देखती है कि पासिन और उसके अंकल एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। इसके बाद जियान पासिन के रेस्टोरेंट जाती है और उसे कहती है कि मुझे फाइट करना सीखना है। पासिन जियान को फाइटिंग सिखाने के लिए मान जाता है और वो इस चीज के लिए जियान से 50,000 वॉन की फीस लेता है। दोनों बैकयार्ड में ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। जियान दिन ब दिन प्रैक्टिस करके फाइटिंग में बेहतर होती जाती है, हालांकि वो अब भी अपने अंकल को नहीं मार पाती। एक दिन जियान की स्कूल के लड़कियों को लड़कों ने घेर रखा था। तब जियान ने अपने फाइटिंग का जौहर दिखाकर उनके छक्के छुड़ा दिए। वो लड़की तो वहां से भाग जाती है, पर जियान 2 को मार गिराती है। तीसरे से जिनमैन आकर निपटता है। घर लौटते वक्त जियान देखती है कि पासिन के रेस्टोरेंट के बाहर कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। पासिन तो रेस्टोरेंट छोड़कर भाग गया था, मगर उसने जियान के लिए एक गिफ्ट छोड़ा था। प्रेजेंट में जियान और जोंगमैन को स्टोर रूम में लगा टीवी दिखाई देता है, जिसमें सारे सिक्योरिटी कैमरास की फुटेज नजर आती है। जियान जहां जहां जाती वहां सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए थे, यहाँ तक कि उसके स्कूल और बाथरूम में भी। जियान गुस्से से लाल हो जाती है और ब्रदर से पूछती है कि तुम कब से मुझ पर नजर रख रहे हो। ब्रदर कहता है अभी हमारे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है, हमें जल्दी जाकर सोमेन को बचाना होगा। इसके बाद जियान लाइट ऑन कर देती है, जिससे ब्रदर को तकलीफ होने लगती है। फ्लैशबैक में हमें पता लगता है कि ब्रदर हमेशा से ही अंधेरे में रहा है। जियान उसे हुडी पहना देती है और उसे इस बारे में पूछती है। ब्रदर उसे सब बताने ही वाला होता है, पर जोंगमैन ब्रदर के मुंह पे कपड़ा ठूस देता है। फिर वो जियान से कहता है कि इसकी बातें मत सुनो, यह सिर्फ हमारी हमदर्दी बटोरने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद जोंगमैन स्टोर रूम में इधर उधर कुछ ढूंढने लगता है। ब्रदर जियान से कहता है इस पर भरोसा मत करो और भाग जाता है। जियान उसके पीछे भागती है। वो भागते भागते गिरकर एक लॉकर रूम में पहुंच जाती है। ब्रदर बाहर से लॉकर का दरवाजा बंद कर देता है। लॉकर में जियान को कैमरे का एक और सेटअप दिखता है। इधर ब्रदर स्टोर रूम की लाइट ऑफ कर देता है। फिर जोंगमैन को लेजर गन से मारकर बेहोश कर देता है। बेहोश करने के बाद ब्रदर जोंगमैन के हाथ बांध देता है। फिर वो कैमरे के थ्रू जियान को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है अपने बगल में मौजूद राइट ड्रॉअर को खोलो और उसमें पड़ा डॉक्यूमेंट निकालो। उस डॉक्यूमेंट में लिखा था कि वो मर्थ हेल्प की ओनरशिप जिनमैन से लेकर अपने नाम कैसे कर सकती है। जैसे ही वो मर्थ हेल्प की ओनर बनती है, वो ब्रदर को ऑर्डर देती है मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बाहर निकलकर जियान ब्रदर से जोंगमैन को छोड़ने को कहती है। ब्रदर जियान से कहता है कि जिनमैन की मौत का कारण जोंगमैन ही है, मगर जियान तब भी जोंगमैन को छुड़वा देती है। ब्रदर उसके हाथ खोल देता है, पर अब भी उसकी तरफ अटैक करने के लिए रेडी होता है। जियान दोनों तरफ गन दिखाकर ब्रदर से वो बात कहने को कहती है जो वो पहले कहने वाला था। ब्रदर जियान से कहता है कि जिनमैन सुसाइड करने वालों में से नहीं था, चलो तो तुम वीडियो देख लो। जियान वीडियो देखने आगे बढ़ती है। उसे रोकने के चक्कर में जोंगमैन उसे कहता है याद करो वो दिन जब तुम स्कूल के बेसमेंट में बंद थी, तब मैंने ही जिनमैन को इस बात की खबर दी थी। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि 13 साल की जियान बिल्ली के बच्चे के साथ खेल रही थी। जिनमैन उसे कहता है कि तुम इसे पाल सकती हो, लेकिन अगर कभी ये मर जाता है तो इस बात से दुखी नहीं होना। फिर जियान को सीसीटीवी में सोमेन दिखती है। उसे देखकर वो अपना मन बदल देती है और ब्रदर से कहती है कि तुम मेडिसिन और गन लेकर सोमेन के पास पहुंचो। जाते वक्त ब्रदर जियान को सनग्लास देते हुए कहता है ये उसका गिफ्ट है। सोमेन ब्रदर को देखकर उसे पहचान लेती है। यहाँ स्टोर रूम में जियान अपना हाथ देकर जोंगमैन को खड़ा करती है। जोंगमैन उठते ही जियान को हक कर लेता है, मगर ये सिर्फ उसकी एक चाल थी। वो हक करने के बहाने से जियान को बेहोशी की इंजेक्शन लगा देता है।
जियान को स्कूल के बेसमेंट में भी उसी ने लॉक किया था। फिर वो वहां पड़ी गन लेकर कंप्यूटर के सामने बैठ जाता है। बेहोश होने से पहले जियान की नजर उन सनग्लास पर पड़ती है जिनमें से उसे जॉगबैन के चेस्ट पर एक डॉट नजर आता है। फ्लैशबैक में हमें नन्ही जियान को अपनी मरी हुई बिल्ली के लिए रोते हुए दिखाते हैं। अब प्रेजेंट में वो जोंगमैन से पूछती है कि तुम कौन हो। जोंगमैन उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट हम जल्द ही लेकर आएंगे। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।